सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो गया है 4 बजे का और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव की। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी आज भोपाल पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी है वहां वहां इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है, राज्यों को बर्बाद कर दिया। अगर आपने एमपी में इन्हें मौका दिया तो ये यानी कि कांग्रेसी यहां भी एमपी का यही हाल करेंगे। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब अपनी बर्बादी का ठेका किसी और को दे दिया है। अब कांग्रेस को कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे हैं, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। इसके नारे से लेकर नीति तक सब आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। इसका ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सली चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह महाकुंभ भाजपा की नई ऊर्जा को दिखाता है। यह दिखाता है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता का हौसला मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले रैलियों का संबोधनों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षियों के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के हाथों में अब कांग्रेस की कमान नहीं है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर भी विपक्ष ने मजबूरी में बिल को पास किया, वरना जो आज दल विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है वो 30 सालों से महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को भी निशाना साधा और कहा कि ये पार्टी सिर्फ परिवार के लिए काम करती है, नकारात्मकता फैलाती है, हर प्रोजेक्ट का विरोध करती है। तो रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासत हाई हो चुकी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने मजबूरी में समर्थन दिया है। और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा और कांग्रेस पर हमलावर क्या कुछ कहते हुए वो नजर आए? देखिए मुस्कान, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यकर्ता महाकुंभ का जो सम्मेलन था वहां पर वो वहां पर पहुंचते हैं और संबोधन में अपने सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो जिससे युवा जुड़े, यानी युवाओं के लिए भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि जो युवा अब की बार वोटिंग करेंगे वो भाजपा को पहली बार वोट करेंगे, लेकिन उन्हें कांग्रेस को वोट करने का मौका नहीं मिला होगा। यानी कांग्रेस के जो कुशासन था वो नहीं देख पाएंगे। यानी उनका निशाना इस तरफ था कि जो भी युवा अब की बार वोट करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ कहा कि कम 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो अब जो नए वोटर्स हैं, जो नए युवा हैं, वो साथ जुड़ेंगे तो उनको कांग्रेस का जो कुशासन है वो देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर के जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया, कहीं ना कहीं वो अब की बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर के आसपास में बताया जा रहा है, उस पर वो अपने वोट बैंक का जो निशाना उन्होंने साधा है और कांग्रेस पर जो निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं हल होता दिख रहा है। यानी साफ ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, लेकिन रितेश, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन अगर हम बीते 1 महीने पे नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो ये जल्दबाजी किस चीज की कर रही है बीजेपी? देखिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर में 15 तारीख तक चुनाव आचार संहिता लगाने की बात की जा रही है। यानी अक्टूबर में चुनाव होने की बात सामने आ रही है विधानसभा मध्य प्रदेश की। वहां पर ये भी जानकारी है कि लगभग 5.5 करोड़ वोटर्स हैं जो अब की बार वोट करेंगे। इसमें 50-50% का रेशियो है महिला पुरुष, यानी 285 और 275। तो इस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से केवल एमपी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वो लगातार अपनी पैठ जमा रही है।
क्योंकि जिस तरीके से 24 में लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए इनका ये होमवर्क चल रहा है। अन्य प्रदेशों के जो चुनाव हो रहे हैं या उपचुनाव हुए हैं उसमें कहाँ उन्होंने हार खाई है, कहाँ मात मिली है, उन सबकी समीक्षा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बढ़िया लेसन तैयार कर रही है, जिस लेसन में वो चाहती है कि उसके उत्तर भी उन्हीं के हाथ छपे हुए हों। तो कुल मिलाकर ये मामला साफ ये जाहिर हो रहा है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर किसी प्रदेश में और किसी उपचुनाव में या किसी निकाय चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर के अभी निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचते हैं और जमकर कांग्रेसियों को निशाना साधते हैं और वो कहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी बल्कि वो एक कंपनी बनकर रहेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। यूपी की 80 सीटों को लेकर भाजपा रणनीति बना रही है। वहीं पहले खतौली और फिर मैनपुरी और घोसी में दलितों का वोट नहीं मिलने से भाजपा नेतृत्व तो काफी चिंतित है। इसके अलावा आरएसएस भी इसे गंभीरता से ले रहा है और दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने बस एक प्लान तैयार किया है और वो प्लान है बस्ती प्लान, जहां कल से पार्टी नेताओं की दलित टोलियां बस्तियों में जाएंगी। प्रदेश की हर बस्ती में जाकर पार्टी फीडबैक जुटाएगी, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ की जानकारी देगी। तो देखिए बीएसपी के वोटर्स पर अब भारतीय जनता पार्टी की नजर पैनी हो चुकी है, क्योंकि खतौली के बाद घोसी में हुए उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दलितों का साथ नहीं मिला और 2024 में तो बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित किया है, तो उसी मिशन 80 के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब दलित वोटर्स पर सबसे ज्यादा है और दलितों को साधने के लिए बीजेपी के सभी नेता सक्रिय हो चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता बस्तियों में जाएंगे, दलितों से मुलाकात करेंगे, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी उन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए दलित बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टोलियां जाएगी और अगर हम दलित वोटर्स की बात करें तो दलित वोटर्स को अक्सर लेकर ये कहा जाता है कि ये बीएसपी के कोर वोटर्स रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मायावती अपना जनाधार खोती गई, विश्वास खोती गई, तो जो उनके वोटर्स हैं वो भी उनसे हाथ उनसे पीछे खींचते गए। यही वजह है कि अब उस वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी की नजर पैनी हो चुकी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयान और अपने अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नई संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग तक की जाएगी। आपको बता दें कि दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच जो विवाद हुआ था उस पर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। दरअसल हैदराबाद की एक चुनावी रैली में उन्होंने लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी के मुस्लिम सांसद को अपशब्द कहे जाने का मामला उठाया और मुसलमानों को चिताते हुए संसद में मुस्लिम की लिंचिंग तक की संभावना व्यक्त कर डाली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव सर पर है और ओवैसी मुसलमानों का वोट पाने के लिए हर वो पैंतरा आजमा रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को वोट मिले और वोट की फसल काटने की खातिर ओवैसी मिर्च मसाला लगाकर तेलंगाना और देश के आम मुसलमानों को डराने और बरगलाने का पैंतरा भी अब आजमा रहे हैं। तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने
एक बार फिर से विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से कहा कि अगर भाजपा के हाथ में ऐसा ही सत्ता रहेगी तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब संसद के अंदर मुस्लिमों का मॉब लिंचिंग होगा। ये मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उठाया और ये बयान कहीं न कहीं अब देश की राजनीति में एक बड़ा और नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब संसद के अंदर मुस्लिमों का मॉब लिंचिंग होगा। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर सियासत अपने चरम पर है। राजनाथ सिंह ने इस बयान को लेकर माफी भी मांग ली है, उनके खिलाफ एक नोटिस भी आलाकमान ने भेज दिया है, लेकिन इस पर आखिर सियासत अभी तक क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए मुस्कान, अगर देखा जाए जिस तरीके से हाउस में इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग सत्ताधारी सांसद के द्वारा किया गया, बात की जाए तो इसकी सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। खासतौर पर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर काफ़ी हमलावर है। और बात की जाए तो इस बयान से पहले अब तक नए पार्लियामेंट्री हाउस और तमाम ऐसी चीज़ें थी, G20 से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसमें मोदी सरकार वाहवाही लूट रही थी। लेकिन जब से रमेश बिधूड़ी ने भरे संसद में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग बसपा सांसद के खिलाफ किया, उसके बाद से ये जो गंगा है वो उल्टी बहनी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राजनीतिक दल है जो विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ताधारी पक्ष का विरोध कर रहे हैं, उनके सांसद के बयान के लिए माफी मांगने और उनको निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। आलाकमान ने रमेश बिधूड़ी को तलब किया, नोटिस जारी की गई और आज वो जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचे थे। अगर बात की जाए तो उनके एक बयान से कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक भारी भूचाल की भी संभावना है। अब जो मुस्लिम नेता हैं वो साफ तौर पर इसका विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। दानिश सलीम ने साफ तौर पर कहा कि उनके ऊपर किया गया ये हमला उन पे हमला नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र पे हमला है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख है हैदराबाद में, उन्होंने इस मामले पर काफ़ी कुछ एक बड़ा बयान दिया है। साफ तौर उन्होंने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब सदन में किसी मुस्लिम के साथ, सांसद के साथ, हाउस मेंबर के साथ एक मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पे जो विपक्ष है वो राजनीति करने पे उतारू है और मुद्दा भी कुछ इस तरह का है कि हर पार्टी जो है इसको भुनाने में लगी हुई है। जिस तरीके से ओवैसी मुसलमानों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही लताड़ते हैं अपने बयानों में। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन भाड़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो साथ साथ जो मुस्लिम हितैषी होने की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, अब मुस्लिमों के लिए कहीं ना कहीं एक लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कारण बताओ नोटिस भी रमेश बिधूड़ी को आलाकमान ने भेजा है, उस नोटिस का जवाब देते हुए रमेश बिधूड़ी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो सूत्रों के हिसाब से आज जेपी नड्डा से मिलने बीजेपी के दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जो बयान है वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। वहाँ ज़्यादा घातक हो सकता है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ज़्यादा है। अब ऐसे में उस बयान के बाद से अब तक तो कोई प्रतिक्रिया जो है रमेश बिधूड़ी ने नहीं दी थी, ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी थी। साथ ही साथ जो तमाम विपक्ष के लोग हैं, लोकसभा के स्पीकर पर भी जो है तमाम प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया। पिछले सत्र में कुछ सांसदों को निष्कासित किया गया था जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बिल में आके इस बात पे लेकर निष्कासित किया गया था। लेकिन जब भरी संसद में इस प्रकार के अपमानजनक शब्द अपने फेलो सांसद के लिए कोई यूज करता है और कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो अब तक उस सांसद को निलंबित क्यों नहीं किया। तमाम ऐसे विपक्ष के लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर घिरती हुई नजर भी आ रही है। देखिए विवेक, एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल सनातन को मुद्दा बना रहे हैं, सनातन के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से गैर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, या माफ कीजिएगा विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में संसद के अंदर इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के विधायक बयान देते हैं, तो क्या ये सनातन धर्म पर पलटवार समझा जाए? क्या इसे क्या ये गुस्सा समझा जाए क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस रमेश बिधूड़ी जब अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे, अपनी बात वो रख रहे थे और सभी सांसदों को कुछ समय निर्धारित होता है, कितने समय में उनकी बात जो है वो कंप्लीट करनी होती है। ऐसे में दानिश अली उनकी बातों को रोकते नजर आए, उनकी बातों को काटते नजर आए। उससे फ्रस्ट्रेट होकर
रमेश बिदुड़ी ने काफी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग दानिश अली के खिलाफ किया। बात की जाए तो दानिश अली भी सांसद है, रमेश बिदुड़ी भी सांसद है, दोनों लोकतंत्र के मंदिर में। बात की जाए तो जब सत्र चल रहा था उस समय कार्रवाई हो रही थी, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे, कोई किसी को कुछ कह रहा था और कोई किसी को सुन रहा था। ऐसे में रमेश बिदुड़ी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। और जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं, कहीं न कहीं बीजेपी के हलक में ये बातें चुभने वाली है। रमेश बिदुड़ी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान बीजेपी के उन जगहों पे पहुंचा सकते हैं जहां पे मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं। और सत्ताधारी पार्टी के अलावा जिस तरीके से विपक्ष इस मामले को तूल देने में लगा हुआ है और कहीं विपक्ष इस मामले को तूल देने में लगा हुआ है, ऐसे में वो पूरी कोशिश करेगा कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो ज़्यादा आम चुनाव से पहले वो बीजेपी से हटाकर अपने पास जो है वो ला सके। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी राजनीतिक दल जो INDIA गठबंधन के बैनर के नीचे हैं या फिर जो बैनर के नहीं विपक्ष में बैठे हैं, वो इस मामले को भुनाने में लगे हुए हैं। भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। किडनैप करने के बाद एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया, जहां फिरौती नहीं मिलने पर किडनैप किए गए 15 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर फिरौती में बदमाशों ने 15 लाख रुपए की मांग की थी। बच्चे का शव चित्रकूट के जंगलों में मिला। पुलिस ने जंगल की घेराबंदी कर भागने की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों का शॉट एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की चलाई गोली से बदमाश घायल हुए हैं और जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। दूसरी ओर घूरपुर थाना क्षेत्र के दानपुर चकिया गांव में विद्य की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में, अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। पवन पटेल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 अलग-अलग मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इन दोनों ही मामलों का खुलासा किस तरीके से किया गया है पवन? जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए बीते कल प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र में कल 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों की हत्या होती है। और जो सबसे बड़ी घटना सामने आई है उसमें शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक किशोर को अपहरणकर्ताओं ने उसको पहले अपहरण किया। उसको ये कहा कि चलो तुमको जंगल में खरगोश दिखाते, उसको जंगल में ले जाया गया, वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके परिजनों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि जब पुलिस को इस पूरे घटना की जानकारी लगी तो पुलिस ने जंगल के घेराबंदी की और घेराबंदी के दौरान जब पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो दोनों बदमाश घायल हुए और उनको जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन जो किशोर जिसको अपहरण किया गया था उसका जो शव भी उसी जंगल से बरामद हुआ है। तो हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटना में तमाम ऐसी कार्रवाई की, वो जरूर जो है पुलिस की सराहनीय कार्य था। अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो घूरपुर थाना क्षेत्र में वृद्ध की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो निश्चित रूप से कल का जो दिन था वो प्रयागराज में कहीं न कहीं इतनी बड़ी घटनाओं को लेकर तमाम चर्चाओं के केंद्र में था। हालांकि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें अपराधी तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है पवन, देखिए घूरपुर थाना क्षेत्र के दानपुर चकिया गांव में वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, लेकिन इस हत्या की वजह क्या बताई गई? देखिए मौके पर एसीपी कौंदियारा वहां पर मौजूद थे। जब हमने बातचीत की, उनसे पूछताछ हमने की तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि उसमें कहीं न कहीं एक जमीनी विवाद है वो सामने नजर आया, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। और बीते कल जब
जिस तरीके से वृद्ध की हत्या की गई थी वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, तो कहीं न कहीं ये जो आपराधिक घटनाएं हैं इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। हालांकि पुलिस तमाम अन्य पहलुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी जो मौत का असली कारण है वो पता नहीं चल पाया है। देखिए अगर पवन, पहली ये घटना तो की बात बहुत करें, बड़ी खबरें हैं और ये लाजमी है कि कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो क्या वहां की पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन नहीं ले रही है आरोपियों के खिलाफ जो लगातार ऐसे अपराध होते हुए प्रयागराज में नजर आते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखिए प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में प्रयागराज में कमिश्नरी लागू हुई और जब से कमिश्नरी लागू हुई तब से पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा द्वारा अपराध तथा अपराधियों पर रोकथाम के लिए तमाम उन्होंने अभियान चलाए। लेकिन अगर हम पूरे शहर की बात करें तो ऐसे तमाम स्थानों पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि आपराधिक घटनाओं पर लगाम तो जरूर लगी है, लेकिन जब इस तरह की जो वारदात होती है उस पर पुलिस की जो कार्यशैली है कहीं न कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब आप पहली घटना की चर्चा करें जहां पर किशोर का अपहरण किया गया, तो किशोर का अपहरण एक दिन पहले किया गया था। उसके बाद उसके परिजनों से फिरौती मांगी गई थी। फिरौती, हालांकि फिरौती तो जो अपहरण करता है उन्होंने उसकी हत्या करने के बाद मांगी, तो पुलिस को जो इसमें तमाम सुराग मिले थे वो अपहरणकर्ताओं के फोन के माध्यम से ही मिले थे। तो कहीं न कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है वो जरूर सवालों से घेरे में। लेकिन अगर पुलिस की हम कार्यशैलियों की और तमाम अन्य कार्रवाइयों की बात करें तो जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा द्वारा पूरे प्रयागराज में तमाम जो पुलिस थाने हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, ऑपरेशन दृष्टि चलाई जा रही है, तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पे जो अपराध हो रहे हैं उस पर रोकथाम लगाने की जो कयावत है वो की जा रही है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद घटनाएं हैं पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।